तो कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? सब बढ़िया ही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आईसीएसई का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आईसीएसई का आज हम लोग 8th क्लास को उठाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासेस शुरू करने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो तुरंत किसी भी चीज़ को लेके आप स्टार्ट हो जाते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर किसी भी चीज़ को तुरंत से करना सही नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग के बिना कोई भी काम करेंगे तो हो सकता है सक्सेस हो जाए या फिर फेल्योर भी उसमें मिल सकता है। मगर प्लानिंग के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमको सक्सेस मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग 8th क्लास का, ठीक है, 8th क्लास का आईसीएसई है ना, पहले हम लोग स्टडी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्टडी प्लानिंग। अब स्टडी प्लानिंग में क्या है, स्टडी प्लानिंग में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स में भी कौन सा बुक प्रिफर करेंगे, हम एमएल अग्रवाल। ठीक है, एमएल अग्रवाल। तो हम लोग एमएल अग्रवाल को पूरे साल कैसे पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और हर एक चैप्टर अच्छे से समझ पाएँ और सही टाइम पे हम लोग का पूरा बुक खत्म हो जाए, सिलेबस खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल में समझेंगे, उसके बाद क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हम एमएल अग्रवाल देखें तो एमएल अग्रवाल देखें तो उसमें सबसे पहले हम बात करें तो नंबर ऑफ चैप्टर्स का। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं तो 8th क्लास में हमारे पास 19 चैप्टर। ठीक है, और अगर हम नंबर ऑफ एक्सरसाइज का बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो इस 19 चैप्टर में पूरे 55 है ना, 55 एक्सरसाइज है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं सारे। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो लगभग 1000। ठीक है, हमारे पास 1000 क्या है, 1000 लगभग क्वेश्चन। ठीक है, 1000 क्वेश्चन को हम लोग को पूरे साल में अच्छे तरीके से करना है कि एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स आ सके और उसमें से जितना से ज़्यादा नॉलेज हो सके हम उससे ग्रास्प कर पाए। ठीक है, तो इसको करने के बाद अगर इसको हम समझ गए हैं तो आगे समझिएगा कि ये हमारे पास 1000 क्वेश्चन है। ठीक है, मगर हम लोग को जो सिलेबस है ना, जो हम लोग को सिलेबस है, सिलेबस कब तक खत्म करना है, सिलेबस हम लोग को अप्रैल से मानना है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक में खत्म कर देंगे। ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक में इसको हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि दिसंबर के बाद आपका एग्जाम चालू हो सकता है और रिवीजन करने का भी टाइम चाहिए होता है कि और अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाए एग्जाम के लिए। और हम इसलिए अप्रैल से इसको ले रहे हैं क्योंकि अप्रैल से अभी मार्च है, 15 डेज ऐसे ही पार हो चुका है। ठीक है, अगर हम और 15 डेज मान के चले तो चिल करने में चला जाएगा, है ना, कोई शादी में होगा, कोई कहीं पर होगा, कोई घूमने गया होगा, है ना। तो इसका मार्च का जो 15 डेज इधर बचा हुआ है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और 1 अप्रैल से हम मानते हैं कि हमारा सेशन चालू हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 1 अप्रैल से बात करें तो हमारे पास पूरी 9 मंथ है इस बुक को अच्छे से प्रिपेयर करने का, अच्छे से खत्म करने का। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम वर्किंग डेज के बारे में बात करें, अगर हम वर्किंग डेज के बारे में बात करें, है ना, तो हमारे पास 9 मंथ है। ठीक है, चलो अब हर मंथ में 30 डेज। ठीक है, तो पूरी हमें 270 डेज मिलेगा इस चीज को कंप्लीट करने के लिए। मगर इसमें से भी हम 70 डेज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि कुछ दिन हमारा एग्जाम में जाएगा, है ना, फर्स्ट टर्म का एग्जाम में जाएगा, टेस्ट में जाएगा, फेस्टिवल्स में जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पूरी कितना डेज है, 200 डेज है। अगर हमारे पास 200 डेज है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 1000।
ठीक है। 1000 हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, और हमारे पास उसको कंप्लीट करने के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए 200 डेज है। तो हम मान सकते हैं, है ना, कि डेली टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, डेली टारगेट क्या होना चाहिए कि हम कितना क्वेश्चंस डेली बनाएं कि मेरा बुक पूरी, है ना, सही टाइम पे खत्म हो जाए। तो अगर हम इसको देखें तो 1000 डिवाइड बाय 200 डेज, तो लगभग 5 क्वेश्चंस डेली करना पड़ेगा, ठीक है, डेली करना पड़ेगा। अगर हम 5 क्वेश्चंस डेली करते हैं तो हमारा बुक है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, सारा एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन टाइम पे खत्म भी हो जाएगा। और अगर हम इससे ज्यादा क्वेश्चन बना पाए, 5 में मान लो कि हम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना रहे हैं, तो हमारा सिलेबस और अच्छे से ज्यादा तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, हमको रिवीजन करने का ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा, ठीक है। मगर एक बात समझना कि अगर हम 2 क्वेश्चन डेली एक्स्ट्रा करते हैं तो हमारे ऊपर बर्डन घटेगा। मगर एक बात समझना कि अगर हम डेली 5 क्वेश्चन ना करें तो इस आज का जो 5 क्वेश्चन करना था, अगर हम आज नहीं किए तो उस 5 क्वेश्चन का बर्डन कल आप पे पड़ेगा, ठीक है। ऐसे धीरे करते 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 वो बर्डन बढ़ते चला जाएगा और एक समय के बाद आपका सिलेबस स्टक हो जाएगा और कंप्लीट करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूंगा कि आप डेली पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो, डेली पढ़ो, कम से कम 5 क्वेश्चन तो बनाओ, है ना, 5 क्वेश्चन तो बनाओ कि जिससे आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए, ठीक है। अब आप अच्छे स्टूडेंट है तो सिंपल सा बात है कि आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बनाओगे, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन किससे बनाना है, ये 5 क्वेश्चन डेली एक्सरसाइज से, ठीक है। एक्सरसाइज से अगर 5 क्वेश्चन डेली बनाते हैं तो हमारा टाइम पे पूरी मैथ्स बुक एमएल अग्रवाल खत्म हो जाएगा। मगर एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल भी बनाते हैं और कहीं का डीपीपी सॉल्व करते हैं और एक बुक सॉल्व करते हैं, तो मान के चलो कि आपको डेली 12 to 15 क्वेश्चन डेली बनाना पड़ेगा, तब जाके आप मैथ्स में एकदम सुपेरियर हो पाइएगा और आपको कंपटीशन में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा किसी भी चीज को करने का, किसी भी चैप्टर का, कि आप उसमें एकदम एक्सेल कर पाइएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हम लोग क्या किए, हम लोग बात किए कि आखिर करना क्या है, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। 8th क्लास का आईसीएसई स्टडी प्लानिंग क्या है, एमएल अग्रवाल बुक हम लोग बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स कितना है 19, नंबर्स ऑफ चैप्टर्स कितना है 19, नंबर ऑफ चैप्टर्स है 19, एक्सरसाइज है 55 और कुल मिला के क्वेश्चंस कितने हैं 1000 क्वेश्चंस है, जिसको हम लोग को अप्रैल से लेकर दिसंबर तक में कंप्लीट करना है और हम लोग को 9 मंथ इसको कंप्लीट करने के लिए मिलेगा। और इस 9th मंथ में हम लोग को पूरी 270 वर्किंग डेज मिलेगा, जिसमें से हम 70 डेज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 200 डेज बचता है। और 200 डेज को हम लोग किस तरीके से प्लान करना है कि इस 1000 क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें कि सही टाइम पे खत्म हो जाए। तो सिंपल सा बात है, आप 5 क्वेश्चंस डेली एक्सरसाइज का बनाते हैं, आपका बुक एकदम सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। मगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हो तो सिंपल सा बात है, आपको रिवीजन करने का टाइम ज्यादा मिलेगा और ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा और आप क्वेश्चन का नंबर्स और ज्यादा इंक्रीज करते हो तो सिंपल सा बात है, आप कंपटीशन के लिए भी अच्छे से तैयार हो पाओगे, ठीक है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 5 क्वेश्चन से ज्यादा ही बनाओगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ पढ़ाई नहीं करना, हम लोग को कुछ अच्छा करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टडी प्लानिंग के बाद, ठीक है, अगर स्टडी प्लानिंग से थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है, तो मेरा पहला चैप्टर क्या है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर हम अगर बात करें तो हमारा है वो नंबर्स के बारे में, ठीक है। क्या है हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम पूछें कि डिफरेंस बताओ, ठीक है, अगर हम पूछें कि डिफरेंस बताओ नंबर्स में एंड न्यूमरल्स में, ठीक है। अगर हम पूछे कि डिफरेंस बताओ, मुझे डिफरेंस बताओ नंबर्स में और न्यूमरल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नंबर्स में और न्यूमरल्स में क्या डिफरेंस है, तो तुम्हारा क्या आंसर है। सिंपल सा बात है, इसको समझने के लिए दिमाग लगाना थोड़ा सा। नंबर्स, ठीक है, एक सेंस, ठीक है, एक सेंस है कि इस रूम में 4 बेंच है, 5 बेंच है ना, 5 स्टिक्स है, 5 बोटल्स है ना। इसको हम सिर्फ सोच रहे हैं अपने दिमाग के लेवल पे,
मगर जब उसको हम पेज पे कहीं पर लिखते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के फॉर्म में, तो उसको हम लोग न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। इसको हम लोग सिंपल सा जब कॉपी पे लिखते हैं तो ये न्यूमरल के फॉर्म में आया, मगर इसको अगर हम किसी को बताएंगे क्या लिखा हुआ है तो 2 एक दिमाग के सेंस से, है ना, अपना नॉलेज के सेंस पे जब बात करते हैं तो सिंपल सा बात है, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर। ठीक है, जब उसको सिर्फ पेज पे लिखते हैं, लिखने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं न्यूमरल्स। अगर हम नंबर नेम्स के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम नंबर नेम्स के बारे में बात करें तो सिंपल सा बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या ON1 TW2 TH 8 और बहुत सारे 3400, इसको वर्ड्स में जब लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नंबर नेम्स। ठीक है, चलो इससे थोड़ा सा हम लोग ऊपर आते हैं। ठीक है, इससे हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं। ठीक, तो बात समझना, इससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर आए और इसको समझे, नंबर सिस्टम में दो तरीके के नंबर होते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके के नंबर होते हैं और वो दो नंबर कौन से हैं? ठीक है, बात समझिएगा। हमारे पास ठीक है, हमारे पास 2 तरीके के नंबर होते हैं। पहला रियल नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, बात समझना। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर उसको बोलते हैं जो हमारा रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, और इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं जो रियल वर्ल्ड में हमारे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब बात समझेंगे रियल नंबर किसको बोलते हैं। अगर आप किसी भी नंबर को, मान लो कि यहाँ पर 2 है ना, इस नंबर को अगर हम स्क्वायर कर दें तो आंसर क्या होगा? +4। ठीक है ना, तो जब भी किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर आंसर हमेशा प्लस में आए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रियल नंबर है। मगर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि -1 √1, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो सिंपल सा बात है, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, है ना। ठीक है, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और बचेगा सिर्फ -1। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस नंबर को स्क्वायर भी कर रहे हैं फिर भी आ रहा है -1। तो जब भी हम किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं और फिर भी आंसर क्या आता है? माइनस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब भी आंसर आता है माइनस में तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इमेजिनरी नंबर है। मगर जब स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव नंबर आए तो उसको बोलते हैं रियल। और जब किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर माइनस में आंसर आए तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे। ठीक है, बात समझने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम चाहें, रियल नंबर को चाहें, ठीक है, अगर इसको रियल नंबर को चाहें तो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, और एक होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है।
रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और जहाँ पर डिनोमिनेटर जो q है वो 0 के फॉर्मेट में 0 नहीं हो सकता है, और इरैशनल नंबर उसी का उल्टा जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। और हम रैशनल नंबर को चाहें, अगर हम रैशनल नंबर को चाहें तो रैशनल नंबर को भी हम लोग है ना 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फ्रैक्शन, ठीक है, दूसरा इंटीजर्स और तीसरा डेसिमल, ठीक है। हम लोग रैशनल नंबर को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन, इंटीजर्स और डेसिमल। फ्रैक्शन को भी चाहें तो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो बचपन में ही पढ़े होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। और अगर हम इंटीजर्स के बारे में बात करें, इंटीजर्स को भी हम लोग चाहें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और डेसिमल्स के बारे में अभी हम बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि डेसिमल्स में अभी हम लोग कुछ नहीं पढ़ना है। हम लोग को इंटीजर्स, रैशनल नंबर को ही अच्छे से पढ़ना है, रैशनल और इरैशनल को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर हम इंटीजर्स के बारे में बात करें, इंटीजर्स को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, नेगेटिव, 0 है ना, 0 और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। किसमें नेगेटिव, 0, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 0 न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड जाएं तो नंबर नेगेटिव में होता है, और हम राइट साइड जाएं तो नंबर पॉजिटिव में होता है, ठीक है। चलो अब देखना कि हम लोग पॉजिटिव नंबर को भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अगर हम पॉजिटिव नंबर को चाहें तो होल नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में ही होल नंबर होता है। होल नंबर दोनों है ना, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और 0 को इंक्लूड करके बनता है, ठीक है। क्या बनता है, 0 को और सारे पॉजिटिव नंबर्स को एक कैटेगरी में रखें तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। इसी पॉजिटिव नंबर में एक और नंबर आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो कहां से कहां तक होता है, 1 to इंफिनिटी, ठीक है, 1 से लेके इंफिनिटी तक होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया। फिर इसी में तुम्हारा क्या आता है, प्राइम नंबर आता है, ठीक है, प्राइम नंबर आता है, और इसी में कंपोजिट नंबर आता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर आता है। अगर हम नेचुरल नंबर को चाहें, है ना, हम लोग अगर चाहें कि हम नेचुरल नंबर को भी डिवाइड करें तो हम लोग नेचुरल नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को भी हम लोग इवन और ऑड में डिवाइड कर सकते हैं, जो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर को भी हम लोग चाहें तो हम लोग इवन और ऑड डिवाइड कर सकते हैं। तो एक चीज देखिएगा कि ये जो है, ठीक है, ये जो है हाँ, इसको देखिएगा, हम पूरी नंबर सिस्टम को फ्लो चार्ट में देखें तो हम सिंपल सा नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, जो हम समझा चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। और रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बताया, इरेशनल नंबर हम आने वाले समय में और अच्छे से इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन, इंटीजर्स और डेसिमल में। फ्रैक्शन को चाहे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, है ना। और इंटीजर्स को चाहे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव में। और 0 और पॉजिटिव को मिला के ही क्या बनता है, होल नंबर बनता है। और पॉजिटिव नंबर को ही क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर
कोई अगर हम स्प्लिट करना चाहें तो पॉजिटिव नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम देखें तो नेचुरल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक इवन में और ऑड में। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझने वाला बात है कि होल नंबर हम समझा चुके हैं, नेचुरल नंबर समझा चुके हैं, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, हम लोग प्राइम नंबर समझेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, जब भी कोई भी नंबर सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो, ठीक है, अपना ही आपसे डिवाइड हो, अपने नंबर से ही डिवाइड हो, उस नंबर को हम लोग प्राइम बोलते हैं। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि 2 का फैक्टर कौन कौन सा है, 2 का फैक्टर एक 1 मिलेगा और ये खुद होगा 2 और इसका कोई भी फैक्टर नहीं मिलने वाला, तो हम बोल सकते हैं कि 2 क्या है, प्राइम है। ठीक है, आप एक बात याद रखेंगे कि 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 को हम लोग प्राइम के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 जो होता है ना, 1 को हम चाहें तो बहुत सारे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1 into 1 भी लिख सकते हैं और 1 into 1 into 1, इसको चाहे तो बहुत नंबर तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, इसके पास बहुत सारा फैक्टर्स आ जा रहा है जिसके कारण से हम 1 को प्राइम में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये तो हुआ प्राइम नंबर के बारे में बात। तो प्राइम नंबर के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा चलो एक होमवर्क देता हूं मैं कि आप लोग का होमवर्क है कि 1 to 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा। ठीक है, कितना प्राइम नंबर्स होगा आपको लिखना है। ठीक है, आप लिख के रखेंगे, मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूं कि 1 से लेकर 100 के बीच में आपको 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7 है ना। ठीक है, 11। ठीक है, अब अगर हम कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात करें, ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से देखते हैं, अगर हम कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात करें, इसके बारे में कंपोजिट नंबर्स के बारे में, इसको अगर सिंपल सा याद रखना है तो एक चीज याद रखेंगे कि प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने सारे नंबर हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर में, पॉजिटिव नंबर्स में प्राइम नंबर को छोड़ के जितने सारे नंबर्स हैं सबको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर का अगर डेफिनेशन पता करना चाहेंगे तो कंपोजिट नंबर्स का डेफिनेशन होता है कि जो 1 से भी डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो और इसके अलावा कोई एक और इसका फैक्टर हो जाए, तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे कि अगर हम 4 को देखें तो 4 का अगर हम फैक्टर के बारे में बात करें तो 1 से भी डिवाइड होगा, है ना, 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, और 4 से भी डिवाइड होगा। इसको देखो, ये 1 से भी हो रहा है, खुद से भी हो रहा है और इसका एक और फैक्टर है ना, एक और फैक्टर है, तो जिसका 2 और मोर देन 2 है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इस कंपोजिट नंबर्स में हम बात करें तो 4 आ जाएगा, ये और फिर 6 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा, बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आज का क्लास जो है हम लोग क्या किए, हम लोग सिर्फ नंबर सिस्टम्स के बारे में, है ना, नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से समझे। ठीक है, नंबर सिस्टम में सब चीज एक बात को हम लोग डिटेल में समझे, स्टडी प्लानिंग किए। अब इसी स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है और सिलेबस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना है और फिर हम लोग को रिवीजन पे लगना है। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस तरीके को बनाने का तरीके को सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे कि और अच्छे से हम उसको बना सके और एग्जाम में भूले ना। ठीक है, चलो, थैंक यू।